नमस्कार। अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि मैंने प्लॉट तो परचेज कर लिया, उसका वास्तु भी मैंने एक वास्तु विशेषज्ञ से सही तौर पर सही समय पर घर में शिफ्ट होने से पहले ही करा लिया, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी कर ली, बट फिर भी उस जगह पर किसी भी तरीके से शांति, सुख की अनुभूति वहां पर नहीं हो पा रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जब भूमि पूजन किया था तो वास्तु नियमों का ध्यान रखा था, तो मुझे वहां से जवाब आया कि क्या तब भी हमें वास्तु नियमों का ध्यान रखना पड़ता है? क्या तब भी कोई वास्तु नियम होता है? वास्तु नियम तो हमेशा कंस्ट्रक्शन से ही जुड़े होते हैं ना। अब हमने प्लॉट भी वास्तु के अकॉर्डिंग ले लिया, यानी कि प्लॉट की शेप, प्लॉट का साइज, प्लॉट की डायमेंशन, वहां की सॉइल, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करी तो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के साथ में एक वास्तु कंसल्टेंट को भी जोड़ के आर्किटेक्चर प्लान भी वास्तु अनुरूप लगा लिया। तो नॉर्मली यही बिलीव किया जाता है कि यही एक बेसिक वास्तु है और यही अपना आप में पूर्ण वास्तु है। बट अगर मैं भूमि की बात करूं तो जब आप भूमि का चयन करते हैं वास्तु नियमों के अनुसार, जो हम हमेशा 5 लेवल्स के दौरान एक भूमि को वास्तु अनुरूप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बात आती है जो भूमि में आप भू पूजन कर रहे हैं, जो वहां पर आप पहली बार कुदाल कुल्हाड़ी से भूमि खनन करते हैं, वो किस दिशा से कर रहे हैं, वो किस समय कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये अपने आप में अगर गलत हो जाए तो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जिसकी पूर्ति फिर आप उस कंस्ट्रक्शन को वास्तु अनुरूप बनाकर भी नहीं कर सकते हैं। भूमि क्या है? भूमि को हम मातृ स्वरूप, स्त्री स्वरूप में देखते हैं। जब आप नेचर को देखेंगे तो प्रकृति में जितनी भी सॉफ्ट सौम्य चीज है उसको हमने फीमेल का दर्जा दिया है। जैसे कि नेचर, प्रकृति की बात कर ले तो हमने उसको स्त्रीलिंग माना है। जब हम भूमि की बात कर लें, विद्या की बात कर लें, लक्ष्मी की बात कर लें, वर्षा की बात कर लें, तो कोई भी चीज जो हमें रिलैक्सेशन देती है वो हम उसे हमेशा एक फेमिनाइन नजरिए से देखते हैं। अब जब कभी भी फेमिनाइन नजरिए से देखते हैं तो जिस तरीके से एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, बिलीव किया जाता है कि भूमि को भी भू रजस्वला होती है। भूमि भी मानव स्वरूप की तरह सुप्त पोजीशन में, निद्रा में होती है। भूमि भी रुदन करती है, यानी कि भूमि भी किसी तरीके से परेशान होकर रोती है। इन सभी चीजों का शास्त्रों में वर्णन है। फिर जब आप इन समय में, भू रजस्वला के समय, भूशयन के समय, भू रुदन के समय, इन समय जब आप भूमि को चोट पहुंचाते हैं, भूमि में खनन करते हैं, वो खनन किसी भी तरीके से हो, एक किसान इन सभी समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि एक खेती के लिए, फार्मिंग के लिए उसे भूमि के अंदर खुदाई करनी पड़ती है। तो जब आप भूमि के अंदर, भूमि पूजन से पहले जब आप दिशा के अंदर खुदाई करते हैं, वहां का घर का ओनर पहली कुदाल चलाकर भूमि के अंदर डिगिंग करता है, तो आपको इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भूमि को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका आपको किसी ना किसी तरीके से इविल इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष शास्त्रों में बताया गया है। तो विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसे कुछ दिन बताए गए हैं जिसके दौरान भू रजस्वला और भू शयन होता है। वो दिन है संक्रांति। अब जब बात संक्रांति की आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही संक्रांति आती है, जनवरी के महीने में, समवेयर 13 या 14 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति। सबसे पहले जरूरी है संक्रांति शब्द को समझना। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य ग्रह होता है और 12 राशियां होती हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में ट्रेवल करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। यानी संक्रांति वो समय है जब सूर्य एक राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिट का समय होता है इसी को संक्रांति कहा जाता है। जैसे कि अभी वीडियो बनाते समय सूर्य सिंह राशि में है। अब अगले महीने की, सितंबर महीने की, जब 15-16 सितंबर आएगा तो सूर्य सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेगा। तो इस समय के दौरान भू रजस्वला होती है, भूमि को माना जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो इस दौरान भूमि में खनन करना बहुत वर्जित है। और इसी के साथ साथ संक्रांति से, यानी संक्रांति को अगर आप पहला दिन मान लेते हैं तो संक्रांति से 5वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 16वें दिन
18वें दिन और 21वें दिन, ये कुछ दिन बताए गए हैं विश्वकर्मा प्रकाश में कि इन दिन भूमि को सुप्त पोजीशन में भूशयन होता है। तो इस दिनों में भी, इन दिनों में भी आपको भूखनन नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं। अगेन वही बात आती है कि जब आप ऑथेंटिक वास्तु जो हमारे शास्त्रों में बताया गया उसको फॉलो करते हैं तो मन के अंदर थोड़े से डाउट आते हैं कि इतनी डिटेल में क्यों ही जाए। फिर तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिर वास्तु में क्यों जाए, घर में किसी भी तरीके से, किसी भी कोने से, कहीं से भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन कहीं से शुरू कर लिया है, वास्तु दोष क्या ही करेगा जब हमने पूजा पाठ कर लिया है। तो पूजा पाठ अपनी जगह है। वास्तु का मतलब सिंपली पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या आस्था का विषय नहीं है। वास्तु का मतलब है अपने घर को, अपनी कंस्ट्रक्शन को, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन रहने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको नेचर के साथ बैलेंस करना, नेचर के साथ अलाइन करना, दिस इज वास्तु। प्रकृति के गुणों को अपने साथ में अलाइन करते हैं तो ही आप वास्तु की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी अपने एक अलग साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, उसका एक अपना अलग बेनिफिट है। बट आप ये मत सोचिए कि किसी भी वास्तु दोष को आप किसी धार्मिक अनुष्ठान से दूर कर देंगे। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। इसीलिए जब हम नजरअंदाज कर देते हैं किसी चीज को, तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी तरीके से पूजा पाठ का सहारा लेते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। वो चीजें सही हैं, बट ये नहीं है कि किसी भी वास्तु दोष का सिर्फ एक यही उपचार है। वास्तु दोष आने ही मत दीजिए ना, उनको शुरू से ही आप एलिमिनेट कीजिए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम भूखनन करते हैं, भूमि में डिगिंग करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो आपको इन दिनों का ध्यान देना है। मकर संक्रांति और संक्रांति के बाद जो मैंने आपको पहला दिन, 5वां दिन, 10वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन और 21वां दिन, ये डेज भी आपको अवॉइड करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, ये चीजें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, पंचांग में देख सकते हैं, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई जवाब ना मिले, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जब भी आप घर बनाना चाह रहे हैं वो इंग्लिश डेट्स आप मुझे दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन आपको भूखनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात आ गई किस समय आपको, किस तिथि का आपको चयन करना है। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि पहली कुदाल, पहली कुल्हाड़ी किस जगह आपको, किस डायरेक्शन में, प्लॉट के किस जोन में डिगिंग आपको करनी है भूमि पूजन के लिए। ये भी अगेन हमारे पंचांग और हमारे सूर्य राशि पे डिपेंड करता है, जिसको विश्वकर्मा प्रकाश में सूर्य खात चक्र बोला गया है। खात मतलब डिगिंग और सूर्य मतलब सूर्य अनुसार किस दिशा में डिगिंग करनी है। अब इसके लिए जैसे कि अभी वीडियो बनाते समय आज जो है सूर्य सिंह राशि में है, तो जब भी सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में होता है तो आपको डिगिंग आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से करनी है। इसका सिंपल सा जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि जो राहु होता है वो सर्प की पोजीशन में यानी एक स्नेक के आकार में पृथ्वी के 3 डायगोनल डायरेक्शंस के अंदर ऑक्यूपाइड कर लेता है। 3 डायरेक्शन करनी है तो आपको जो डिगिंग है वो आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करनी है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि राहु जो सर्प की आकार में यानी कि एक स्नेक के बॉडी स्ट्रक्चर की तरह भूमि के अंदर विराजमान होता है, और ये बिलीव किया जाता है कि राहु जो है भूमि के अंदर टेल की तरफ से मूवमेंट करता है, मुख की तरफ से आगे नहीं चलता है। तो जब मैंने आपको आग्नेय कोण कहा यानी कि एट प्रेजेंट जब सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में है तो राहु का मुख ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, उसका स्टमक नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में है, और उसकी जो टेल पूंछ है वो साउथ वेस्ट दिशा में है। इसके बाद जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि से निकल के अगली 3 राशि में आएगा तो आपका जो राहु है वो पृथ्वी के अंदर इस तरीके से मूवमेंट करेगा कि वो ईशान कोण को खाली छोड़ देगा। यानी अब उसकी जो टेल है, क्योंकि वो टेल की तरफ से मूव करता है तो टेल उसकी साउथ वेस्ट से मूव करके साउथ ईस्ट दिशा में आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट से मूव करके उसका जो धड़ है, स्टमक जो है वो साउथ वेस्ट में आ जाएगा,
और ईशान कोण से मुख उसका नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में शिफ्ट हो जाएगा और ईशान कोण अब खाली हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगले 3 मास में ईशान कोण से डिगिंग स्टार्ट करके पूरे प्लॉट में आप उसे विस्तार कर सकते हैं। इसी तरह अगली 3 राशि की जब बात आती है तो ईशान की जगह फिर आप वायव्य कोण से, फिर अगली 3 राशि की जब बात आती है तो फिर आप इसे साउथ वेस्ट और नैऋत्य दिशा से आप डिगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिशा का निर्धारण होता है जो आजकल पूर्णतः एलिमिनेट होता जा रहा है। किसी भी तरीके से डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता। नॉर्मली ये कंसेप्ट डेवलप कर लिया है कि साउथ वेस्ट में डिगिंग होनी नहीं चाहिए, इसलिए साउथ वेस्ट में डिगिंग छोड़कर आप नॉर्मली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में डिगिंग कर लीजिए, क्योंकि उनको नीचा करना होता है। आप इसलिए नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में भूमि पूजन के लिए डिगिंग कर लीजिए। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। भूमि पूजन की डिगिंग और भूमि के अंदर गड्ढा होना या उसका लेवल नीचा करना दोनों ही अलग कंसेप्ट हैं। दोनों को अगर आप मर्ज करते हैं तो फिर आप उस भूखंड के अंदर वास्तु दोष को जन्म देते हैं। तो अगर आप पंचांग को फॉलो नहीं कर रहे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिगिंग करना भी आपको हानिकारक हो सकता है और साउथ वेस्ट के अंदर डिगिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिगिंग की बात किसी कंस्ट्रक्शन, किसी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या किसी भी बेसमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं की जा रही। ये डिगिंग भूमि पूजन से संबंधित है और भूमि पूजन के लिए जो डिगिंग भूखनन किया जाता है उसकी दिशा और उसका समय निर्धारण वास्तु में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किस तरीके से और कब ये भूखनन किया जाता है और उसके अंदर किस तरीके से भूमि पूजन किया जाता है, ये अपने आप में एक वास्तु दोष को जन्म देता है अगर आपने इसमें कोई भी त्रुटि, किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्लॉट सिलेक्शन के बाद भूमि पूजन कर रहे हैं तो इन 2 चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। भूमि पूजन के समय में संक्रांति का महत्व होता है और भूखनन की दिशा में भूमि के अंदर जो राहु की प्लेसमेंट होती है स्नेक पोस्चर में, उसके बॉडी पार्ट को किसी भी तरह का कोई आहत ना हो, कोई उसको आप हर्ट ना करें, ये आपको ध्यान रखना होता है, जो कि सूर्य की मूवमेंट पे आधारित है, सूर्य की दिशा पे आधारित है, सूर्य किस राशि में उस चीज पे आधारित है। बाकी कुछ जो मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीधा शास्त्रों से लिए गए होते हैं, इसलिए सुनने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। बट अगर मैं ऑथेंटिक ओरिजिनल वास्तुशास्त्र की बात करूं तो यही वास्तुशास्त्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, इनको किसी भी तरीके से रूपांतरण करते हैं, इनका मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो फिर वो वास्तु नहीं रह जाता, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो इसीलिए इन चीजों को फॉलो कीजिए। अदरवाइज फिर मैं सिंपली कहता हूं कि आप इन्हें पूर्णतः बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस जो कई लोग बोलते हैं ये तो एक वहम है, इस वहम में फिर जाइए ही मत। और अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर डिटेल में इसको एनालाइज करके किसी एक्सपर्ट की मदद से इसको फॉलो कीजिए। इस भूखनन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर कोई प्रॉपर्टी हाल ही में ले चुके हैं और आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो उसकी कौन सी दिशा होनी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। इस सब्जेक्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं, इस वीडियो में जो जो मैंने बात कही है उस बात के सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगर उससे संबंधित आपके मन में कोई विचार, कोई सवाल है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।